आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के सेशन में हम लोग दो इंपॉर्टेंट टाइप्स करने वाले हैं। एक टाइप तो ऐसा है जो आपको लगभग हर प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में सिलॉग्स और इनइक्वालिटी जैसे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो सिलॉग्स का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और एक ट्रायंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आपके प्रीलिम्स के लेवल का है। तो ट्रायंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट और सिलॉग्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सेशन को। दिस इज योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है। सो देखो, जिन स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन को हिंदी में देखना है वो यहां पर देख सकते हैं। क्वेश्चन का हिंदी वर्जन यहां पर है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना देरी किए। सो दिस इज योर क्वेश्चन। देखो क्या कहता है, 6 persons आर सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगुलर टेबल in such a way that persons who sit at corners face outside and the persons who sit at middle of the side face inside। 6 लोग हैं, ट्रायंगुलर टेबल के अराउंड बैठते हैं। जो लोग कॉर्नर्स पर बैठते हैं वो कहाँ फेस करते हैं, आउटसाइड। तो हम इसे फटाफट बना देते हैं। कॉर्नर्स पर बैठते हैं आउटसाइड फेस करते हैं और जो मिड पर बैठते हैं वो इनसाइड फेसिंग है। तो ये हमने बना दिया, ठीक है। तो अब जरा देखो आगे क्वेश्चन में क्या कहता है। All of them like different colors, सभी को कलर्स अलग अलग पसंद है, ठीक है। D sits second to the left of the one who likes blue color। जिस पर्सन को ब्लू कलर पसंद है उसके सेकंड लेफ्ट पर कौन बैठता है, D बैठता है। अब इस क्वेश्चन को करने का ना देखो दो तरीके हैं। अब हर स्टूडेंट को पता होता है कि उसकी पढ़ने की स्पीड, रीडिंग स्पीड कैसी है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स की रीडिंग स्पीड अच्छी है ना, जिन स्टूडेंट्स की रीडिंग स्पीड अच्छी है तो वो क्या करो, देखो ये क्वेश्चन जो है ना वो ज्यादा बड़ा नहीं है। एक तो होता है ना कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें तो टाइम वेस्ट होने वाली बात है कि आप पहले पूरा क्वेश्चन देखोगे। जिनको पता है कि हाँ उनकी रीडिंग स्पीड काफी अच्छी है तो वो पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है। तो और कहां तक पढ़ो क्वेश्चन को, वहां तक पढ़ लो जब तक कि आपको एक एग्जैक्ट कुछ ऐसा कंडीशन, कुछ ऐसा फॉलो अप कोई चीज नहीं मिलती है जो आप पजल में, यानी कि जहां से आप पजल को बनाना स्टार्ट कर सको। अब जैसे कि उसने बोला डी जो है वो सेकंड लेफ्ट पर बैठता है जिसको ब्लू कलर पसंद है, ठीक है। तो अब आपको ना तो ये पता ब्लू कलर कहां पर है, ना आपको ये पता कि डी कहां पर बैठता है, ठीक है। इनसाइड फेसिंग है या फिर आउटसाइड फेसिंग है, कॉर्नर पर बैठता है, बीच में बैठता है, कुछ भी नहीं पता, ठीक है। जब तक आपको कुछ ऐसा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन और वहां से कुछ इंटरकनेक्शन नहीं मिलता तो तब तक क्वेश्चन को सॉल्व, यानी कि पॉसिबिलिटीज में पॉसिबिलिटीज ज्यादा बनाने का मतलब है, इसका मतलब है ये। पर हाँ, जिन स्टूडेंट्स, जो लोग पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट्स को नॉर्मली सॉल्व करते हैं उनको लगता है कि उनकी स्पीड नॉर्मल है, ठीक ठाक सी है, वो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप लोग क्या करें, जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं आपको इंटरकनेक्शन या फिर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा, आप सिंपली उसे नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा ट्रबलसम हो जाएगा कि अगर वो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे ऑलरेडी, क्योंकि रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो आपने क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगाया, उसके बाद आपको जहां पर मान लो कि आपको सेकंड लास्ट लाइन में आपको कुछ ऐसा इंटरकनेक्शन मिला है तो आपने वहां से बनाना स्टार्ट किया, फिर आपको फिर से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। और क्योंकि अब आपकी स्पीड कम है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना आपके लिए टाइम वेस्टिंग होगा। तो जिनकी स्पीड अच्छी है वो पहले ऐसा जरूर कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब कहता है डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लू कलर। हम लोग नोट करके चलते हैं, ठीक है। ब्लू कलर के सेकंड लेफ्ट पर कौन आएगा, डी आएगा। आगे कहता है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड सी। डी और सी के बीच में एक पर्सन है, डी और सी के बीच में एक पर्सन। अब देखो इंटरकनेक्शन तो हमें विदाउट एनी डाउट यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। आगे कहता है सी लाइक्स नाइदर ब्लू नॉर व्हाइट। सी को ना तो ब्लू कलर पसंद है और ना ही व्हाइट कलर पसंद है। तो अब चाहो तो आप क्वेश्चन को यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर क्या है यहाँ पर हमें दिख ही रहा है कि दो पॉसिबिलिटीज लेकर चलनी पड़ेंगी, ठीक है। दिख रहा है कि दो क्योंकि अब आपको नहीं पता ना ब्लू कहां पर है, एक बार आप उसको आउटसाइड पर बिठाओगे, एक बार उसको बीच में बिठाओगे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, नोट करते चलते हैं और फिर जहां पर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा वहां से सॉल्व करेंगे। The one who likes white color sits second to the right of the one who likes pink color। जिस पर्सन को पिंक कलर पसंद है उसके सेकंड राइट पर कौन है, जिसका पर्सन को व्हाइट कलर पसंद है, ठीक है। The one who likes orange color face outside। मिला कुछ तो हमें मिला कि आउटसाइड फेस करता है जिस पर्सन को ऑरेंज कलर पसंद है। तो ऑरेंज कलर पसंद है आउटसाइड का मतलब आउटसाइड फेस करने वाले पर्सन तो कॉर्नर पर बैठे हैं, तो यानी कि ऑरेंज वाला पर्सन जो है वो किसी कॉर्नर पर आ जाएगा। क्वेश्चन को यहां से भी हम तब कर पाएंगे जब इससे रिलेटेड कुछ आगे हमें कनेक्शन दिया होगा, तभी बना पाएंगे। E sits third to the right of F who does not like black color। E किसके थर्ड राइट पर बैठता है, F के
थर्ड राइट पर ई बैठता है और एफ को ब्लैक कलर पसंद नहीं है, उसने कहा है, ठीक है, इसे हमने नोट कर लिया। अभी तक हमें देखो कुछ नहीं मिला है सच ना, कि एक होता है कि ऑरेंज मिला पर ऑरेंज से रिलेटेड कुछ आगे इन्फॉर्मेशन तो दे। ऑरेंज को अकेले नोट करने से तो हम क्वेश्चन को आगे बना ही नहीं पाएंगे। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स पर्पल कलर। जिस पर्सन को पर्पल कलर पसंद है उसके थर्ड राइट पर ए आएगा। जिस पर्सन को पर्पल कलर पसंद है उसके थर्ड राइट पर ए आएगा। आगे कहता है बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर। जिस पर्सन को ब्लैक कलर पसंद है उसके सेकंड राइट पर बी आएगा। बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर। तो जिस पर्सन को ब्लैक कलर पसंद है उसके सेकंड राइट पर बी। नेक्स्ट में देखो कहते हैं डी लाइक्स पर्पल एंड सिट एट कॉर्नर। डी को पर्पल कलर पसंद है और उसको कॉर्नर, देखो मिल गया ना, और लास्ट सेकंड लाइन में ही मिला है, डी को पर्पल कलर पसंद है और वो कॉर्नर पर बैठता है। तो देखो अब पर्पल से रिलेटेड हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, पर्पल के थर्ड राइट पर ए आएगा। डी से रिलेटेड कितना सारा इन्फॉर्मेशन है, डी और सी के बीच में एक पर्सन, ब्लू के सेकंड लेफ्ट पर डी, यहाँ पर देखो तो हमें इंटरकनेक्शन मिल गया और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मिल गई। कौन सी, कि डी को पर्पल कलर पसंद है और डी कहां पर आएगा, कॉर्नर पर आएगा। तो हम लोग यहां पर नोट करते हैं डी आएगा आपका, किसी भी कॉर्नर पर आप बना सकते हो, और उसको कलर कौन सा पसंद है, पर्पल कलर पसंद है, ठीक है। तो पर्पल जिसको भी पसंद है उसके थर्ड राइट पर आप ए को बनाएंगे, उसका थर्ड राइट 1 2 3 ए आ जाएगा आपका यहां पर, ठीक है। अब डी और सी, और ब्लू के सेकंड लेफ्ट पर कौन है, डी है, ब्लू के सेकंड लेफ्ट पर, तो ब्लू के सेकंड लेफ्ट पर डी, यानी कि ब्लू कलर इस पर्सन को पसंद होगा तभी तो उसका सेकंड लेफ्ट पर डी यहां पर आएगा, ठीक है। अब उसने बोला डी और सी के बीच में एक पर्सन है, तो डी और सी के बीच में या तो सी यहां पर आए, अब सी यहां पर आ नहीं सकता क्योंकि सी को ना तो ब्लू कलर पसंद है ना ही व्हाइट कलर पसंद है, तो डी और सी के बीच में एक पर्सन सी जो है वो यहां पर आएगा, ठीक है। इतना बना चुके हैं हम। अब ऑरेंज के लिए उसने कहा था कि वो कॉर्नर पर, जिस पर्सन को ऑरेंज कलर पसंद है वो कॉर्नर पर है। अब 3 कॉर्नर्स थे, 2 कॉर्नर्स पर, एक कॉर्नर पर ब्लू आ चुका है, एक कॉर्नर पर पर्पल आ चुका है, तो यानी कि एक कॉर्नर अकेला बचता है जहां पर सी है, यानी कि सी को ऑरेंज कलर पसंद है। इतना भी हम बना चुके हैं, ठीक है। तो जो जो कंडीशंस हम नोट कर चुके हैं ना उसको हम लोग हटा देते हैं ताकि क्वेश्चन को अच्छे से देखकर सॉल्व कर पाए। ऑरेंज वाली कंडीशन भी हटा देते हैं, इसको हम बना चुके हैं। पर्पल के थर्ड राइट पर है, इसे भी हम बना चुके हैं। तो अब जरा देखो एक लास्ट लाइन हमारी रहती है, उसे भी देख लेते हैं। एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स पिंक कलर। जिस पर्सन को पिंक कलर पसंद है वो एफ का इमीडिएट नेबर नहीं है। एफ और पिंक दोनों इमीडिएट नेबर्स नहीं है। अब जरा देखो हमारे पास क्वेश्चन में 3 कलर्स आ चुके हैं, ब्लू, पर्पल, ऑरेंज, और 3 ही पर्सन, सी, ए और डी, 3 ही पर्सन को प्लेस कर चुके हैं। तो अब क्वेश्चन को तो हमें सॉल्व करना है आगे फर्दर इन्हीं कंडीशन से ही, यही जो हमें दिख रही है। तो अब जरा देखो, अब डिपेंड करता है कि कहां से सॉल्व करें। वहां से सॉल्व करो जहां से पॉसिबिलिटीज कम बनती हो, ठीक है। अब जैसे कि आपने उठाया पिंक के सेकंड राइट पर व्हाइट, अब जरा देखो पिंक कहां कहां पर आ सकता है, इस पोजीशन पर आ सकता है स्टार मार्क किया हुआ, इस पोजीशन पर आ सकता है, इस पोजीशन पर, क्योंकि देखो 3 कलर्स बचते हैं, 3 पर्सन्स बचते हैं, ठीक है। 3 कलर्स 3 पर्सन्स बचते हैं क्योंकि 3 कलर्स और 3 पर्सन्स को हम ऑलरेडी यहाँ पर प्लेस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पिंक आ सकता है, देखो पिंक के सेकंड राइट पर व्हाइट यहाँ पर आ जाएगा। फिर अगर आप पिंक को इस जगह पर प्लेस करोगे तो उसके सेकंड राइट पर व्हाइट यहाँ पर ए के पास आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप पिंक इस ए को दोगे तो उसके सेकंड राइट पर व्हाइट यहाँ पर आ जाएगा। तो पिंक तीनों जगह पर आ सकता है, और पिंक को प्लेस करने के बाद व्हाइट भी आता है। यानी कि अगर हम यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास तो 3 केसेस बन रहे हैं, ठीक है। और 3 केसेस को प्रीलिम्स के पेपर में 3 केसेस को सॉल्व करना, यानी कि क्वेश्चन तो टाइम लेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो जरा देखो किसी और कंडीशन से उठाओ। एफ के थर्ड राइट पर कौन है, ई है, ठीक है। यहां से देखते हैं एफ के थर्ड राइट पर ई, अब देखो अगर हम एफ को इस पोजीशन पर प्लेस करते हैं जहां पर ये डॉट बनाया है, एफ के थर्ड राइट पर ई, फर्स्ट राइट सेकंड थर्ड राइट, यहां पर तो सी है, ई आ नहीं सकता, यानी कि एफ के लिए ये पोजीशन तो कैंसिल हो गई, ठीक है। तो अब एफ को अगर यहां पर प्लेस करेंगे तो उसका थर्ड राइट पर ई आ जाएगा, यहां पर ब्लू, ठीक है, ये सही है। और अगर हम एफ को इस ए को देंगे तो उसके थर्ड राइट पर ई,
एफ देखो यहाँ पर तो ए है, एफ यहाँ पर नहीं आ सकता, एक एफ हम बना सकते हैं ब्लू को, ठीक है। एफ अगर यहाँ पर आएगा तो उसका थर्ड राइट 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा आपका ई, ठीक है। तो हमारे पास दो केसेस बनेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन को यहाँ से, अब ऐसा भी नहीं कि आपको ये सोचना है कि आपको एक ही पॉसिबिलिटी में करना है फिर अगला एक और चेक करोगे। 3 पॉसिबिलिटीज नहीं बनी उसके बाद, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा आपको थोड़ा सा ना अपने माइंड में सब चीजों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाती है, 2 पॉसिबिलिटीज आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं ना कि नहीं मैं एक और कंडीशन को एक बार फिर से करके देखता हूँ और फिर आपको नहीं लगा कि नहीं ये जो एफ और ई वाली कंडीशन थी ना ये वाली बेटर थी, तो आपका टाइम वेस्ट होगा ना, ठीक है। तो अब हमें क्या पता चला कि एफ ने यहां पर नहीं आना, तो बाकी सब जगह पर हम लोग उसको बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब एफ के लिए 2 केसेस बने हैं हमारे पास, हम लोग एज इट इज पहले इसको नोट कर लेते हैं। यहां पर आएगा ब्लू, यहां पर है आपका डी पर्पल, और यहां पर था सी ऑरेंज, और यहां पर था ए, ठीक है। ये एज इट इज नोट कर लिया हमने। अब यहां पर तो एफ ने आना नहीं था, तो एफ के लिए हमारे पास कितने केसेस थे? 2 केसेस थे। एक केस में एफ यहां पर आएगा और एक केस में एफ ने यहां पर आना था। अब एफ के थर्ड राइट पर है ई, एफ का थर्ड राइट 1 2 3 ई आ जाएगा यहां पर। इस केस में देखो एफ का थर्ड राइट फर्स्ट सेकेंड थर्ड ई आ जाएगा यहां पर, यानी कि ई को ब्लू कलर पसंद है, ठीक है। इतना क्वेश्चन कर लिया। अब 6 पर्सन हैं, 5 पर्सन आ चुके हैं, ए सी ई एफ डी, तो अकेला बी बचता है, तो बी के लिए ये पोजीशन बचती है, बी यहां पर आएगा। सिमिलरली इस केस में देखो ए सी एफ डी ई सभी आ चुके हैं, एक अकेला बी बचता है, वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब बी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें क्या दी गई है? ब्लैक के सेकंड राइट पर बी आएगा, तो अगर बी यहां पर है तो ब्लैक यहां पर आएगा, यानी कि ए को ब्लैक कलर पसंद है। सिमिलरली बी यहां पर है तो ब्लैक कहां पर आएगा? ए को ब्लैक कलर मिलेगा, तभी तो ब्लैक के सेकंड राइट पर हमने बी बनाया, तो ये कंडीशन को भी हम बना चुके हैं, इसे हटा देते हैं। और एफ को ब्लैक कलर पसंद नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशंस में अब सेटिस्फाई हो चुका है और इसे भी हम हटा देते हैं। अब हमारा बचता है पिंक के सेकंड राइट पर व्हाइट, और एफ जो है वो पिंक का इमीडिएट नेबर नहीं है। एफ जो है वो पिंक जिसको भी पसंद है उसका इमीडिएट नेबर नहीं है। अब जरा देखो, ये है आपका फर्स्ट केस, ये है आपका सेकंड केस। फर्स्ट केस में देखो एफ जो है पिंक का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो एफ के इमीडिएट नेबर्स हैं ए और बी। ए के पास तो ब्लैक है, यानी कि बी के पास पिंक ना आकर ई के पास पिंक आएगा, क्योंकि एक अकेला वही पर्सन बचता है, ठीक है, यही आएगा ना, ये बनेगा। अब पिंक के सेकंड राइट पर आना चाहिए व्हाइट, तो पिंक का सेकंड राइट पर व्हाइट तो यहाँ पर आ नहीं सकता, यहाँ पर तो ऑलरेडी ब्लैक है। ई के सेकंड राइट पर, यानी कि पिंक के सेकंड राइट पर व्हाइट, तो फर्स्ट केस तो हमारा गलत हो गया, यानी कि सेकंड केस करेक्ट होने वाला है। अब इसको देखो, एफ जो है वो पिंक का इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है, तो ना तो सी के पास एफ का इमीडिएट नेबर सी है और डी है, दोनों के ही कलर्स अलग अलग हैं। सी को ऑरेंज पसंद है, डी को पर्पल पसंद है, तो पिंक कहां पर आएगा? अब जरा देखो, अब ये आपके हाथ में बी और एफ 2 पर्सन बचते हैं, आपको पिंक कहां पर देना है? पिंक को आप यहां पर रखोगे तभी पिंक के सेकंड राइट पर व्हाइट यहां पर आएगा, ठीक है। एफ को पिंक नहीं दे सकते, एफ को पिंक दोगे तो उसके सेकंड राइट पर ए है जिसको ब्लैक कलर पसंद है, तो यानी कि ये केस यहाँ पर सॉल्व हो गया, बन गया क्वेश्चन पूरा। अब देखो सभी के कलर्स भी हम सी को ऑरेंज, ए को ब्लैक, एफ को व्हाइट, बी को पिंक, ई को ब्लू, डी को पर्पल, सभी का नोट कर चुके हैं, कलर भी और सभी पर्सन्स को भी नोट कर चुके हैं। ये हमारा जो केस था फर्स्ट केस, ये तो हो गया था गलत। अब वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, किसी की पोजीशन पूछे विद रिस्पेक्ट टू किसी के भी, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। ये है आपका करेक्ट वाला आंसर, ठीक है। अब वो पूछे, एफ की पोजीशन पूछे जिस पर्सन को पिंक पसंद है उसके रिस्पेक्ट में, तो एफ की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पिंक, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू बी पूछ रहा है, तो सेकंड राइट हो जाएगी बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब कुछ भी पूछे आपसे आप कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन तो हो गया सोल्व, ट्रायंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट। अब आगे चलते हैं हम लोग सिलॉग्स के क्वेश्चंस की तरफ। तो ये है आपका सिलॉग्स का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं बार बार बता रही हूँ, ओनली अ फ्यू और ओनली वाला कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से करके जाना है, स्पेशली आइदर और के क्वेश्चंस भी, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि
सिलॉग्स में पूछे जाते हैं ज्यादातर, आइदर और का भी क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू और ओनली, ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना कुछ ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये जरूर आपको अच्छे से आना चाहिए। अब देखो क्या कहता है, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू PRN, ओनली अ फ्यू PRN, ओनली अ फ्यू, दैट मीन्स कि आप सम और सम नोट दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सम PRN एंड सम P आर नोट एन। ठीक है, हमने नोट कर लिया। नो NSB, N और B का कोई लेना देना नहीं है आपस में, काटा लगा दो। ओनली अ फ्यू B इज G, कुछ भी G है और कुछ भी डेफिनेटली ऐसा है जो G नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओनली अ फ्यू दिया गया है। ओनली अ फ्यू का मतलब है सम और सम नोट दोनों को ही कंसिडर करके चलना पड़ेगा, प्लस नोट भी करना पड़ेगा। नोट नहीं करोगे तो आपको लगेगा आपने तो सम बनाया था। ठीक है, क्योंकि अब बार बार ऐसा तो है नहीं कि जब आप कंक्लूजन्स पर जाते हो तो आप बार बार ऐसा तो नहीं है कि चेक करते हो कि हाँ मैंने ऐसा बनाया था, है ना, ऐसा नहीं करते। तो इसीलिए साथ के साथ जो भी दिया गया है उसको नोट करो। कंक्लूजन्स में पूछते हैं सम P आर नोट बी, सम P आर नोट बी। अब हमें क्योंकि पता है कि पूरा का पूरा N इस B से दूर है और N और P का ये जो क्या है, ये कॉमन पोर्शन है, तो इतना P तो B में नहीं आएगा, तो ये चीज तो बिल्कुल सही है, ये फर्स्ट कंक्लूजन तो फॉलो करता है, सम P आर नोट बी। सेकेंड कहता है ऑल G कैन बी B, सारा का सारा जो G है वो N, ऑल G कैन बी N, पूरा का पूरा G जो है वो N हो सकता है। ठीक है, अब एक चीज देखो, N और B आपस में एक दूसरे से तो बिल्कुल दूर है, N और B आपस में एक, यानी कि N का कोई भी पोर्शन और B का कोई भी पोर्शन, ये जो है एक दूसरे में नहीं आ सकते। B का कोई छोटा सा पोर्शन भी N में नहीं जा सकता, N का कोई छोटा सा पोर्शन, इवन 0.01% भी N का B में नहीं जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अब हमें दिख रहा है B और G का ये पोर्शन तो कॉमन है, तो G का इतना पोर्शन तो कभी भी, G का इतना पोर्शन तो कभी भी N में नहीं आ सकता। अब उसने देखो कैन लगाया हुआ है, पूछा उसने क्या है, पॉसिबिलिटी। अब आपको पता है पॉसिबिलिटी किसकी करेक्ट होती है, पता होना चाहिए पॉसिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट भी आपको। पॉसिबिलिटी, अब देखो इसको आप या तो इस तरीके से सॉल्व करो, पॉसिबिलिटी वर्ड को हटाओ, यानी कि वो सिंपली आपसे ये पूछ रहा है कि ऑल G इज N। ठीक है, अगर ऑल G इज N आपको क्या मिलता है, कांट से वाला गलत मिलता है ना, तो इसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी करेक्ट। और अगर ऑल G इज N 100% ट्रू है या फिर 100% फॉल्स है तो उसकी पॉसिबिलिटी गलत होगी। अब ऑल G इज N को जरा देखो, ऑल G इज N तो गलत है क्योंकि G और B का इतना पोर्शन कॉमन है जो कि कभी भी N में नहीं आएगा, तो ऑल G इज N 100% गलत हुआ, कांट से वाला गलत नहीं हुआ। 100% गलत हुआ तो 100% गलत की पॉसिबिलिटी भी गलत, यानी कि ये क्वेश्चन हो गया गलत। सेकंड कंक्लूजन, तो यहां पर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ओनली अ फ्यू RRT, ओनली अ फ्यू RRT, यानी कि कुछ पोर्शन R और T का कॉमन है और कुछ पोर्शन R का T में डेफिनेटली नहीं है। नो TRS, T और S का कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे के साथ, काटा लगाओ। ऑल T इज M, पूरा का पूरा जो T है वो क्या है, M है, उसने कहा है। ठीक है, कंक्लूजन में पूछते सम RRS, सम RRS, R यहां पर है, S यहां पर है, R और S के बीच में कुछ एग्जैक्ट रिलेशनशिप कुछ दिख रहा है, सम R और S के बीच में क्या कुछ एग्जैक्ट रिलेशनशिप आपको दिख रहा है? अब देखो एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप जो हमें दिख रहा है ना वो ये है कि सम R जो है ना, कुछ ये वाला जो पोर्शन है R का वो S में नहीं आएगा, पर उसने पूछा क्या है, सम RRS, होने का पूछा है कि कुछ R जो है वो S है। अब ये इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, ये गलत है, पर कौन सा, कांट से वाला गलत है, इसको सिर्फ दिमाग में रखना है। रिप्रेजेंटेशन तो उसका गलत से ही होता है कि वो फॉलो नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट में पूछता है नो एस इज आर, एस आर को पूरा का पूरा जो एस है वो आर से दूर है। अब एस यहां पर है, आर यहां पर है, ये तो बिल्कुल एक दूसरे से अलग से दिख रहे हैं, यानी कि अब इनके बीच में कौन सा रिलेशन, नो का मतलब होता है कि बिल्कुल उनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। नो का मतलब है कि उनके बीच में कांटे वाला रिलेशन है, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसा तो अब हम आर और एस के बीच में हम कुछ नहीं कह सकते। टी के साथ डेफिनेटली हमें पता है कि टी और एस का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आर और एस के बीच में कंप्लीटली कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। तो ये भी क्या हुआ, गलत हुआ, पर कौन सा, प्रोबेबल वाला, कांट से वाला गलत हुआ। अब जरा ध्यान से देखो, अब तुम यहाँ पर नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड फॉलो करके आओगे तो पक्का गलत करके आओगे, इसीलिए बोला कि आइदर और की कंडीशंस का पता होना चाहिए। अब देखो जरा यहाँ पर गौर से,
आपको दोनों एलिमेंट्स क्या सेम दिख रहे हैं? सम आर एस, नो एसेज आर। आर और एस दोनों ही आपको एलिमेंट सेम दिखे, दोनों एलिमेंट सेम दिखे और ये दोनों ही गलत थे, दोनों ही कंक्लूजन्स जो थे वो गलत थे। कौन से? कांट से वाले गलत थे। ठीक है, तो उसकी जो कंडीशंस होती है आइदर और केस की, वो यही तो होती है कि दोनों के दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। दोनों के दोनों जो कंक्लूजन्स होते हैं वो क्या होने चाहिए? गलत होने चाहिए। कौन से? कांट से वाले। और तीसरी कंडीशन है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फॉर्म करना। कॉम्प्लीमेंट्री दिख तो रहा है, सम आर एस, नो एसेज आर। कॉम्प्लीमेंट्री तो है, एक आपको मिला पॉजिटिव, एक आपको मिला नेगेटिव। ठीक है, तो तीनों कंडीशंस यहां पर क्या है? एप्लीकेबल है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? नाइदर नहीं होकर आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज आ जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको आइदर और के केसेस, ओनली का कॉन्सेप्ट, ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट, ये सभी कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। सो आई होप आज के सेशन में हमने जो क्वेश्चन किए हैं, दोनों क्वेश्चंस ट्रायंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट प्लस सिलॉग्स के क्वेश्चंस आप सभी को समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।